हाय एवरीवन, जयन दिस साइड। मेरे गूगल सर्च में ना एक बहुत अजीब सी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब मान लो अगर मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ कुछ भी, जैसे कि मैं हु एम आई लिखता हूँ अगर, एंड द मोमेंट आई हिट एंटर, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि मेरे पास इस तरीके का एक पेज आता है जो कि कोई कैप्चा भरने के लिए कह रहा है, दैट सेज दैट आई हैव टू वेरीफाई दैट आई एम नॉट अ रोबोट। अब आप बोलोगे कि ऑब्वियसली सर आप रोबोट तो हो नहीं, सो व्हाई नॉट जस्ट क्लिक ऑन दिस कैप्चा एंड फिल आउट दिस कैप्चा। बट पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि क्यों मेरे पास इस तरीके का कैप्चा आया है। नाउ सी, अगर मैं नॉर्मली कोई भी एक विंडो खोलता हूँ और यहाँ पर जाके मैं सेम चीज, मान लो मैं गूगल से पूछता हूँ, यहाँ पर जाते हैं एंड नाउ इफ आई राइट फॉर एग्जांपल हु एम आई, वन सेकेंड, मतलब इसको अगर मैं फिर से लिख देता हूँ बिल्कुल सेम वे में, राइट नाउ एम आई गेटिंग द आंसर, यस आई एम गेटिंग द आंसर। बट ऐसा हुआ क्या था पहले कि उसने मेरे को फ्लैग कर दिया था। नाउ द पॉइंट इज, इस वाली विंडो के लिए मैंने एक वीपीएन लगाया हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट वीपीएन आई एम नॉट अ नॉर्मल ट्रैफिक फॉर दैट पर्टिकुलर ब्राउजर। अब ये वीपीएन से हुआ क्या, नाउ द थिंग इज कि गूगल के सर्वर्स पे जो कि इंडिया के अंदर है, बिकॉज राइट नाउ आई एम इन इंडिया, तो इससे हुआ क्या दैट फॉर इंडियन सर्वर्स इफ आई हैड अ रिक्वेस्ट गोइंग इन एंड आउट ऑफ दिस सर्वर, इट वॉज सपोज टू बी फॉर इंडिया। बट सिंस मैंने एक वीपीएन लगाया हुआ है, द सिस्टम गॉट टू नो दैट आई एम फ्रॉम एनी अदर कंट्री। मान लो मैं यूके की वीपीएन सर्वर से कनेक्टेड था, तो द प्रॉब्लम वुड बी कि मेरी रिक्वेस्ट जो थी वो यूके के आईपी एड्रेस से आ रही थी, एंड दैट्स व्हाई आई वाज बीइंग फ्लैग्ड एज abnormal, right? And to verify that if I am a legit user or not, I used to get that particular captcha. Now in formal terms, this abnormality जो मैंने अभी आपको दिखाई, इसको हम कह सकते हैं anomaly, ठीक है? So I'll try to explain you anomaly होता क्या है। anomaly एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। Imagine करो जैसे कि हमारे पास बहुत तेज़ बारिश हो रही है, राइट? एंड जब बारिश हो रही होती है, यू मस्ट हैव सीन कि जब भी मैं ओला उबर बुक करने जाता हूँ तो थोड़ा सा एक डिले आता है। तो ओला उबर वालों ने एक दिमाग लगाया, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जो वेदर चेंजेस थे उस हिसाब से ये चीज़ पहले डिटेक्ट कर ली कि नॉर्मल जो हमारा बिहेवियर होने वाला था वेदर का, अगर उसमें थोड़ा सा भी सर्ज होता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, मान लो बहुत तेज़ आंधी आ जाए, बहुत तेज़ बारिश आ जाए, तो ऑब्वियसली अगर मेरी कैब्स अवेलेबल नहीं होंगी, बिकॉज ऐसी सिचुएशंस में ट्रैफिक मूवमेंट इज गोइंग टू बी मच स्लोअर, तो दे विल लूज अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज पीपल उसको बुक करना सही नहीं समझेंगे। मे बी वो कुछ और ऑप्शन चूज कर ले या फिर घर पर रहना इंडोर्स वो करें, मतलब उसको रिलायबिलिटी का भी इशू हो सकता है। सो व्हाट दे डिड वाज, द मोमेंट दे डिटेक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग व्हिच इज बेसिकली योर एनोमली, वो जैसे किसी भी एक ऐसी चीज को जो आपकी वेदर बेस्ड एनोमली भी हो सकती है, उन्होंने अपने सारी कैब्स को ऐसे स्पेसिफिक जोन्स में, लाइक जोन 1, जोन 2, जोन 3 में पहले ही डिप्लॉय या फिर कह लो मूव कर दिया, जहां से कि हमारी ये जो प्रोसेस होती है कैब बुकिंग की, वो पहले ही हमारे पास अवेलेबल होगी। मान लो कोई रीजन होगा जहां पर ज्यादातर ऑफिसेस है, वो एक मेरा एक जोन हो सकता है जो हॉटस्पॉट जोन है, तो वहां पे पहले ही उन्होंने कैब्स डाल दी, ठीक है। सिमिलरली ऐसा मान लेते हैं कि अगर एक बैंक है, बैंक के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, वो यही बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मीनिंग फ्रॉड होने ही मत दो ना, तब कि उनके पास केसेस हों सॉल्व करने के लिए, कहाँ उसमें आप 2-3 साल लगाओगे। सो व्हाट दे डिड वन थिंग दैट दे गॉट टू नो फॉर अ फैक्ट कि मान लो आप रात के 3 बजे कोई भी ऐसी वेबसाइट पर जाके 5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन तो नहीं करने वाले हो, स्पेशली एट 3 AM। So, given this kind of pattern exists, can I say that this is legitimately going to have a lot more chances to be a fraud? तो वो आपको ये ट्रांजैक्शन करने ही नहीं देगा। ये हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज एनोमली डिटेक्शन, राइट? एंड टुडे आई विल बी टेलिंग यू दैट व्हाई दिस एनोमली डिटेक्शन इज सो यूजफुल, कैसे कंपनीज इस यूज को यूज करने के बाद अपना रेवेन्यू या तो बढ़ा देती है, नहीं तो अपना ट्रैफिक कम कर लेती है, या फिर कह लो अपने लिए सारी चीज़ें आसान बना लेती है। नाउ एनोमली डिटेक्शन का मतलब ये होता है कि हम एक बहुत ही नॉर्मल बिहेवियर के बीच में से अगर कोई भी एक एबनॉर्मेलिटी लेके आते हैं और उसको हम होने से पहले ही पकड़ दें, या फिर जो हमारे सिस्टम में है उसको पहले ही फ्लैग कर दें, तो मेरी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। अब जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, बैंक के केस में वो फ्रॉड कर सकते हैं, उबर और ओला के केस में हो सकता है कि वो राइड बुकिंग सर्विस में जब भी आपका कोई वेदर चेंज होता है वहां पर उस चीज़ को फ्लैग कर सकते हैं पहले, या फिर अगर नेटफ्लिक्स में मान लो कोई बहुत ज़्यादा धीरे धीरे आपकी पैकेट्स जा रहे हैं, तो वो अपना एक ऐसा एंड पॉइंट डिटेक्ट कर सकते हैं जहां पे शायद फॉल्ट हो। सो दिस बेसिकली इज गोइंग टू बी योर एनोमली सिस्टम। अब एनोमली आपकी 2-3 टाइप्स की हो सकती है, मतलब कि अगर आपको फ्लैग करना है कि कोई चीज़ एनोमली है या नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एनोमली दिखती कैसी है, मैं किसको एनोमली बोलूंगा, किसको एनोमली नहीं बोलूंगा। नाउ सी, देयर कैन बी 3 सिनेरियोज। पॉइंट एनोमली हो सकती है, कॉन्टेक्सुअल एनोमली हो सकती है, और कलेक्टिव एनोमली भी हो सकती है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय पॉइंट एनोमली? पॉइंट एनोमली कुछ नहीं है। मान लो यूजुअली जब आप यूपीआई चलाते हो तो आप यूपीआई पे कितने की ट्रांजैक्शन कर सकते हो? मे बी मैं 1 रुपए की भी कर सकता हूँ, मे बी
100 रुपये भी कर सकता हूँ, मैं करने को तो 1 लाख रुपए की भी कर सकता हूँ। बट द पॉइंट इज, अगर आपने मैं डेली बिहेवियर देखूँ, मान लो मैं आपको पूरे मंथ में एग्जामिन करता हूँ, आई विल नोटिस कि आपकी जो एवरेज ट्रांजैक्शन है वो शायद 100 से लेके 500 के बीच में हो सकती है एक दिन की, मान लेते हैं ऐसा। नाउ सी द मोमेंट आपकी कोई भी एक ट्रांजैक्शन हुई जो मान लो उस दिन 1 लाख रुपए की हो जाए, तो क्या ये इस नॉर्मल रेंज के अंदर है? बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स बेसिकली और अनॉमली। मतलब गिवन दैट कि आपके जितने भी डेटा पॉइंट्स थे जो आपके नॉर्मेलिटी में थे, द मोमेंट आप कोई ऐसा एक पॉइंट ढूंढ लो जो बिल्कुल ही अलग जाके है, दैट्स बेसिकली योर पॉइंट अनॉमली, राइट। सेकेंडली वी हैव कॉन्टेक्सुअल अनॉमली। मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या दिल्ली के अंदर 45 डिग्री सेल्सियस होना नॉर्मल है, तो आप बोल सकते हो बिल्कुल नॉर्मल है। बट ये नॉर्मल तब है जब मैं बात कर रहा हूं आपसे समर्स में, राइट। द मोमेंट मैं आपसे पूछता हूं कि क्या 45 डिग्रीज नॉर्मल है, जब यहां पर क्या चल रहे हो, जनवरी का महीना यानी कि विंटर, तब आप बोलोगे ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल। सो द थिंग दैट दिस डेटा पॉइंट इज गोइंग टू बी नॉर्मल और एबनॉर्मल डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इट। मतलब कि क्या मैं समर्स में पूछ रहा हूं या फिर मैं क्या विंटर्स में पूछ रहा हूं, राइट। सेकेंडली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज गोइंग टू बी योर कलेक्टिव अनॉमली। मतलब इसमें क्या है ना कि आप इंडिविजुअली अगर देखते हो, तो अगर आप इसको देखो, ए बी यहाँ पर लिखा है ABC AB, right, this is the case, but I don't think that this is going to be a problem for us. But the moment आप इंडिविजुअल एक इवेंट को बहुत ज्यादा रिपीट करने लग जाते हो, जैसे कि अब आप देखोगे कि यहाँ पर ए बहुत बारी आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई एक एनोमली है, राइट। सो ग्रुप में आप सोच सकते हो कि क्या पता अगर मैं ग्रुप को देखूं, एक ग्रुप को, उसमें जितने भी मेरा डेटा पॉइंट्स है वो शायद सही लगेंगे, बट इफ आई एग्जामिन देम इंडिविजुअली then maybe they can be simulating an attack. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, like for example if there is a request of logout, right, if there is a consistent request of logout या फिर shutdown, इस तरीके की हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट होती है, अगर मान लो ये रेपिटेटिवली एक ही सेकंड के अंदर 1000 बार आने लग जाए, सो दैट मीन्स देयर इज अटैक दैट इज गोइंग टू बी हैपनिंग ऑन आवर वेबसाइट, जो कि शायद हो चुका हो या फिर अब इन बिटवीन हम उस अटैक के हैं और धीरे धीरे मेरा सर्वर शट डाउन होने वाला है। तो इन्हीं चीजों को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास पहले हमें ये समझना पड़ता है कि अनोमली लाई कहाँ कर रही है, राइट। नाउ हाउ डू यू डिफाइन नॉर्मल। अब मैं अगर किसी चीज को एबनॉर्मल बोल रहा हूँ तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मैं नॉर्मल किसको बोल रहा हूँ। नाउ नॉर्मली इफ आई टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ डेटा, इट यूजुअली टेंड्स टू हैव अ बेल शेप्ड कर्व, जिसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। मतलब आप इस दुनिया में मान लो एज की भी अगर मैं बात करता हूँ कि इस दुनिया की पॉपुलेशन जो है उसमें किस हिसाब से एज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो शायद टॉडलर्स होंगे जो 0 to 5 की एज में होंगे, और मैक्सिमम जो हमारी जनता होती है वो शायद 18 से लेके 45 के बीच में होगी। आफ्टर 45 देयर इज गोइंग टू बी अगेन अ डिक्लाइन इन योर पॉपुलेशन, दैट मीन्स 45 से 60 या जितनी भी हमारी हाईएस्ट पॉइंट रेंज होती है वहां पर ऑब्वियसली आपको एक डिप दिखाई देगा। अब जो ये एनोमली की मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये एनोमली हमेशा आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको बीच में कभी नहीं मिलेगी, बिकॉज दैट्स द नॉर्मल एरिया। वो आपको हमेशा मिलेगी इस काइंड ऑफ टेल्स पे, राइट। या तो वो इधर हो सकती है, या वो इधर हो सकती है, या वो इधर हो सकती है, या फिर इधर हो सकती है। मतलब मीनिंग योर एनोमली कैन बी ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कर्व, दैट मीन्स यू हैव अ वेरी स्मॉल वैल्यू, and you can have almost that same anomaly on the most right hand side of the curve. Example being, मान लो अगर मैं एज की बात करता हूँ, I think normally life expectancy, although इस दुनिया की तो अब थोड़ी कम हो गई है, but if I talk about normal life expectancy, I think I don't see anyone living more than 100 years. But I have seen people जो 120 साल के भी हैं और still आज इस दुनिया में alive है. So these kind of people can be flagged as anomaly, and as you can see that if I started from 0, went to this particular thing as maybe 80 or something like that, तो ये 120 इस वाले curve के बिल्कुल opposite side होगा. That's the case, right? So though anything that is going to be inside this particular curve can be classified as normal, and anything that is going to be on the most extreme tails, यानी कि most extreme left hand side या most extreme right hand side, can be flagged as your anomaly, right? Thirdly, अब एल्गोरिदम की बात कर लेते हैं। अगर मुझे पूरी प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है, राइट, अगर मुझे पूरी प्रॉब्लम समझ में आ गई है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब सोल्यूशन ये रहता है कि मुझे एक ऐसी एनोमली डिटेक्टिंग एल्गोरिदम डिज़ाइन करनी पड़ेगी जो क्या करे, जो इस चीज़ को फ्लैग कर दे या कह लो डिटेक्ट कर दे। सिंपल यही रूल है। अब इसके लिए ना एक एग्जाम्पल लिया लोगों ने, एक गेम का एग्जाम्पल लिया। वो गेम क्या कहता है, अगर आपने कभी एक गेम खेली हो जिसमें हम गेस करना चाहते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो यूजुअली व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, हम मान लो एक एक्टर वाला गेम ले लेते हैं कि 2 प्लेयर्स हैं, राइट, एंड दे बोथ प्लेयर्स आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर एक्टर, राइट। दिस इज गोइंग टू बी एक्टर 1, मान लो ये वाला जो है ये एक्टर 2 के बारे में सोच रहा है, ऐसा कुछ सीन है।
नाउ अब ये दोनों आपस में ना एक दूसरे से सवाल पूछेंगे. नाउ द थिंग इज, अगर एक बात सोचते हैं, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि अगर ये इससे पूछता है कि इज योर एक्टर मेल फॉर एग्जाम्पल, तो मेल तो बहुत जेनरिक चीज़ हो गई, ये तो कर्व के बहुत बीच में हो सकता है कि मेल तो ऑब्वियसली कोई ना कोई एक्टर हो गई, या तो मेल होगा या फीमेल होगा या फिर जो भी है. नाउ द फैक्ट इज कि अगर मैं उससे कुछ एक एक्सट्रीम सवाल पूछ लेता हूँ, जैसे मान लो मैं उससे पूछता हूँ, गिवन दैट दे बोथ आर इंडियन, लेट्स जस्ट से इफ आई आस्क इट दैट इज योर एक्टर टर्किश, राइट, मैंने एकदम एक्सट्रीम सवाल पूछ लिया कि क्या उसका एक्टर टर्किश है या नहीं. तो अगर ये बिल्कुल ही किसी अननोन एक्टर के बारे में सोच रहा होगा जो शायद मान लो टर्की से होगा, तो क्या होगा, यू विल गेट ऑटोमेटिकली फ्लैग्ड कि वो अनोमली पहले ही क्वेश्चन में आपको पता लग गई. तो हमने एक काम करा कि जैसे हम 20 सवाल पूछने से अच्छा क्या है ना, हम पहले ही ऐसे एक्सट्रीम सवाल डाल देते हैं जिससे मेरे एनोमलीज कम से कम क्वेश्चंस के अंदर अंदर फ्लैग हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस डेटा को कंसिडर करो, आप देखोगे कि आपके पास जो डेटा पॉइंट्स है वो बिल्कुल बीच में है और 2 डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम साइड में. तो मैंने क्या करा, इस पूरे क्लस्टर को ना मान के मैंने एकदम एक्सट्रीम एंड के ऊपर एक कट मारा, राइट, एंड द मोमेंट आई हिट दिस पर्टिकुलर स्प्लिट और कट, कैन यू सी दैट दिस पर्टिकुलर एनोमली गॉट फ्लैग्ड इंस्टेंटली, बिकॉज मैंने बिल्कुल बीच में कट नहीं मारा, मैंने एकदम एक्सट्रीम एंड्स पे कट मारा है, राइट. गिवन दैट मैं एक और स्प्लिट लगाता हूँ, तो आई डोंट थिंक सो मैंने इस बारी स्प्लिट में कोई भी एनोमली फ्लैग करी. गिवन दैट मैं एक स्प्लिट और लगाता हूँ, तब भी नहीं मिली, ठीक है. ऐसे ही करते करते आई थिंक मैंने 6th स्प्लिट पे, ऑल्दो मैंने एक ज्यादा क्लिक कर दिया, आप देखोगे कि एक 6th स्प्लिट पे मैंने दूसरी एनोमली भी फ्लैग कर दी, राइट. सो द गिवन थिंग इज दिस ओनली कि हमें ऐसा करना है कि हमें कम से कम स्प्लिट पे ज्यादा से ज्यादा एनोमली फाइंड करनी है, तो ये स्प्लिट कैसे लगाई जाए, ये हमारी एल्गोरिथम है, ठीक है. एंड दिस स्प्लिट एल्गोरिथम जो मैंने आपको थोड़ा क्रक्स में समझाने की कोशिश करी है, इज नथिंग बट योर आइसोलेशन फॉरेस्ट, राइट. अब आइसोलेशन फॉरेस्ट के अंदर अंदर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो अब हम ये क्या करते हैं, हम इसमें मेजर करते हैं कि कौन सा पॉइंट कितना लोनली है. अब लोनली का क्या मतलब है, अब देखते हैं. अगर मैं नॉर्मल डेटा पॉइंट्स की बात करूं, जैसे मान लो कि आप जब स्कूल जाते होगे, राइट, आपके क्लासरूम में आपके हम उम्र लोग होंगे, मतलब लेट्स जस्ट से दैट इफ यू वर 16 एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, देन मे बी द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू वुड आल्सो बी व्हाट 16, और मे बी मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है कि आपके साथ जो बैठा है वो 17 हो सकता है, या फिर 15 हो सकता है, मे बी शायद 18 भी हो सकता है, राइट. बट मैं मान लेता हूं कि कोई ना कोई आपका एक ऐसा क्लासमेट हो, राइट, कोई ऐसा क्लासमेट हो जिसकी एज मान लेते हैं 35 ईयर्स ओल्ड, 35 ईयर्स भी तो हो सकती है. अभी क्या हुआ, अब आप देखोगे कि ये सारे पॉइंट्स तो एक साथ रहने लग जाते हैं बिकॉज वो हम लोग हैं, बट द पर्सन हु इज गोइंग टू बी 35 विल नॉट बी एबल टू रिलेट टू दिस पर्टिकुलर पीपल, और इवन इफ आई प्लॉटेड ग्राफिकली यही सेम चीज आपको दिखाई देगी. तो अगर एक पॉइंट बाकी पॉइंट से बिल्कुल अलग होता है, आई कैन जस्ट सिंपली क्लासिफाई दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज एनोमली. अब इसमें क्या है, जितना मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ होगा किसी भी एक लोनली पॉइंट के पास जाने के लिए, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोल पाऊंगा कि दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज गोइंग टू बी माय एनोमली. बट द मोमेंट ऐसा हुआ कि मेरे को बहुत डीप में अंदर जाना पड़ रहा है, राइट, मुझे बहुत डीप के अंदर जाके देखना पड़ रहा है कि क्या वो पॉइंट लोनली है या नहीं, वहां पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. सो दैट्स वाई मैं एक सिंगल डिसीजन ट्री ना लेके, राइट, मैं एक सिंगल डिसीजन ट्री फॉर्म ना करके क्या करूंगा, मैं मल्टीपल डिसीजंस इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा. और इसीलिए यहां पर मैं आइसोलेशन ट्री नहीं बट आइसोलेशन फॉरेस्ट की बात कर रहा हूं. दैट मीन्स मैं मल्टीपल ट्रीज लूंगा जो इसकी लोनलीनेस चेक करेंगे, एंड वी विल बी एबल टू क्लासिफाई दैट इफ दैट पर्सन इज एन एनोमली और एन नॉट. दैट्स गिवन फॉर श्योर, राइट. And this is what I have tried to focus, depict in this particular path. Next, अब हम बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, that is basically your threshold. अब ये threshold क्या है? Now, if I talk about water, जो आप पानी पीते हो, उस पानी के अंदर क्लोरीन नहीं होना चाहिए. ये सब मानते होंगे because क्लोरीन, of course, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, right? If I talk about क्लोरीन, तो ये आपके पानी के अंदर नहीं होना चाहिए बिकॉज इट्स ऑफ कोर्स टॉक्सिक फॉर यू. एंड इफ आई टॉक अबाउट टॉक्सिसिटी, क्लोरीन की भी ना कुछ एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अगर आप ज़्यादा जाते हो तो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू. बट जब बारिश होती है या फिर जब हम पानी की बात करते हैं नॉर्मल, तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, दैट कैन बी देयर. तो उन बैक्टीरियाज को मारने के लिए दवाई क्या होती है, क्लोरीन. तो अब आप एक बात बताओ, अगर मैं वाटर को टेस्ट करने जाऊँगा, राइट, अगर मैं वाटर को टेस्ट करने जाऊँगा कि क्या वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो उसमें अगर मैं सिर्फ इस बात का टेस्ट करूं कि क्या क्लोरीन है या क्लोरीन नहीं है, तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू फेल एवरी टाइम बिकॉज क्लोरीन इज गोइंग टू बी प्रेजेंट. वो तो यूज होता ही है बैक्टीरियाज मारने के लिए. सो देयरफॉर आई शुड ऑलवेज इंक्लूड अ थिंग कॉल्ड थ्रेशोल्ड.
राइट। एंड व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड, कि एक गिवन रेंज अगर मेरे पास आएगी, मान लो कोई भी एक गिवन रेंज मान लेते हैं कि 0.01 पार्ट्स पर मिलियन, जो उसका यूनिट होता है वैसे, अगर 0.01 पार्ट्स पर मिलियन क्लोरीन मेरे वाटर में प्रेजेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ शायद कि हाँ थोड़ा बहुत तो चलता है, वो तो डिसइंफेक्टेंट के लिए होगा, उसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। बट द मोमेंट इट इज गोइंग टू एक्सीड दिस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि मेरा वाटर कंटैमिनेटेड है और इस वाटर को हम नहीं पी सकते। तो यही सेम एनालॉजी को यूज करने के बाद मैं ये मान के चल रहा हूँ, जैसे कोई ना कोई बंदा तो ऐसा होगा जो शायद रात को भी कुछ ऐसी शॉपिंग कर रहा हो जो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट की हो, तो मैं उसको सीधा सीधा नहीं बोल सकता कि यस इट्स गोइंग टू बी एन लाइक अ फ्रॉड ट्रांजैक्शन, वहां मुझे थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर देना पड़ेगा। तो इस कंटैमिनेशन को यूजुअली हम अपने डेटा के हिसाब से सेट कर सकते हैं, बट हम सेट करें तो करें कैसे? अगर आप बहुत ज़्यादा वैल्यू रख दोगे तो क्या होगा, आपके ज़्यादा पॉइंट्स क्या होंगे, वो एनॉमली में फ्लैग होने लग जाएंगे, जो कि सही नहीं होगा। अगर मैं इस कंटैमिनेशन वैल्यू को बहुत कम रख दूंगा तो ऑफकोर्स शायद कोई भी पॉइंट डिटेक्ट ना हो, तो इस वजह से मेरे को यहाँ भी दिक्कत है। सो देयरफॉर मैं क्या करता हूँ, मैं बीच का एक कोई ना कोई पॉइंट कंसिडर करता हूँ और बाद में इसको एक्सपेरिमेंटेशन से इंप्रूव कर सकता हूँ। यूजुअली द वैल्यू वी स्टार्ट विद इज गोइंग टू बी दैट वी आर एज्यूमिंग दैट 20% ऑफ माई डेटा, और यू कैन से 20% कंटैमिनेशन अलाउड है, राइट। उससे ज़्यादा अगर होती है तो मे बी वहाँ दिक्कत हो सकती है, बट मैं 20% अपने इसके अंदर मान के चल रहा हूँ दैट इट इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल फॉर मी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको ये सारी कहानी जो मैंने आपको समझाई है, इसको अगर मैं इंप्लीमेंट करने जाता, राइट, अब मैं इसको पूरा इंप्लीमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू एज वेल टू अंडरस्टैंड दिस एट वंस। सो व्हाट आई डिड जस्ट वाज दैट आई जस्ट ट्राइड टू इंप्लीमेंट दिस सेम एनालॉजी, कहाँ पर, स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। तो एक बार इस नोटबुक पे अगर मैं थोड़ा सा फोकस डालता हूँ, तो मैंने क्या करा, मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर एनॉमली डाली कि मैं एक अनयूजुअल ट्रेडिंग डेज मान के चल सकता हूँ, जहाँ पर होगा क्या कि ऑब्वियसली अगर मैं एक एनालॉजी के हिसाब से आपको समझाऊँ, प्रॉफिट वहाँ होता है जहाँ पर आप लीक्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। मीनिंग मान लो आपने ये बेट दी कि स्टॉक मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, और उसी बेट को सक्सेसफुल होते हुए अगर आप देखते हो तो ऑफकोर्स रिटर्न इज गोइंग टू बी हायर, क्योंकि आपने पोजीशन वैसी बनाई थी। तो इसी केसेस में जब यूजुअली आप देखोगे तो स्टॉक बहुत कम फ्लक्चुएट होता है, बट किसी किसी दिन ऐसा होगा जब वहाँ पे ड्रॉप या राइज बहुत ज़्यादा आ सकता है, एंड दोज आर एबनॉर्मल पॉइंट्स। तो अगर मैं उन्हीं एबनॉर्मल पॉइंट्स को डिटेक्ट कर लूँ, तो आपको नहीं लगता कि क्या मैं प्रॉफिट्स बना पाऊंगा वहाँ पे? क्या कितना आसान होता अगर ऐसे ही होता तो उसी चीज़ को एक बार डिपेक्ट करने के लिए मैंने क्या करा है, मैंने ना S&P 500 जो हमारे 500 स्टॉक्स का एक ग्रुप होता है, मैंने उसका डेटा डाल दिया, राइट। पांडास और नंपाई यूज करके मैंने थोड़ा बहुत उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया, CSV फाइल्स लोड कर ली, एवरीथिंग इज डन, राइट। सो आई फाउंड आउट दैट द मोमेंट आई लोड माई डेटा, इसके अंदर ये सब है। आई हैव अ थिंग कॉल्ड टिकर, डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज, एडजस्टेड क्लोज और वॉल्यूम। टिकर से शुरू कर लेते हैं। टिकर क्या होता है? टिकर आपका स्टॉक का एक सिंबल होता है। जैसे मान लो अमेजोन का AMZ हो सकता है, राइट। बजाज फाइनेंस का BAG फाइनेंस हो सकता है। SBI का तो SBI होता ही है, राइट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का SBI होता है, राइट। एप्पल का AAPL होता है। तो इस तरीके से हर एक स्टॉक का ना कोई एक सिंबल होता है, जिसको यूजुअली मैं टिकर के साइड से डिनोट करता हूँ। डेट मीनिंग कि उस दिन उस स्टॉक को जब मैंने मार्केट में लॉन्च हुए देखा था, तो वो किस प्राइस पे ओपन हुआ था, मतलब वो किस प्राइस से स्टार्ट करता है, हाईएस्ट प्राइस उस दिन में क्या अचीव करता है, लोएस्ट वो कितना गया था, और जब मार्केट बंद हो गई तो वो क्लोजिंग पॉइंट वाला कौन सा प्राइस था, ठीक है। एडजस्टेड क्लोज बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट नहीं है। द मीनिंग इज कि जो हमारे पास बीच की विंडो होती है जहाँ पे आप ज़्यादातर लाइक ट्रेड्स कर सकते हो, तो वहाँ पर वो उसको एडजस्ट करके डाल देता है। एंड वॉल्यूम्स इज कि उस दिन पे कितनी सारे ट्रेड्स हुए थे, ठीक है। इस तरीके का डेटा मेरे पास है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं कोई भी एक स्टॉक ले लेता हूँ। मतलब मैंने इस केस में क्या करा ना, मैंने एप्पल का एक स्टॉक ले लिया। मतलब मैं आप देखोगे कि मैंने क्या करा, पूरे डेटा फ्रेम में से मैंने वो वाला पार्ट अलग कर लिया जहाँ पर मेरी टिकर की वैल्यू क्या थी, एप्पल थी, और मैंने उसकी कॉपी बना ली, बिकॉज ऑफ कोर्स ओरिजिनल पे काम नहीं करना चाहिए, कॉपी पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट मैंने थोड़ी सी डेटा क्लीनिंग की, मतलब मैंने स्टॉक डेट जो मेरे पास थी उसको डेट टाइम में कन्वर्ट कर लिया, राइट। एंड उसके बाद मैंने उन वैल्यूज़ को सॉर्ट कर दिया, बिकॉज ऑफ कोर्स डेट्स नीड्स टू बी सॉर्टेड। अगर हम उनको उल्टा सीधा देखेंगे तो ऑफ कोर्स पैटर्न बिगड़ जाएगा, राइट। एंड इसमें से मैंने क्या करा ना, अब मुझे पूरे डेटा की तो जरूरत है नहीं, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 2012 से जितनी भी डेट्स बड़ी है मैंने वो ले ली, सो दैट टाइम विंडो थोड़ी ऐसी एडजस्टेबल हो जाए जिसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट आई डिड वाज कि सब कुछ ड्रॉप करने के बाद मैंने सिर्फ 3 कॉलम्स ले लिए आज में। पहला क्या ले लिया मैंने, डेट ले ली, ऑफ कोर्स दैट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। मैंने क्लोजिंग प्राइस ले लिया, बिकॉज बीच की फ्लक्चुएशन से मुझे अभी उतना मतलब नहीं, मैं क्लोजिंग प्राइस लेके चलता हूँ, राइट। एंड मैंने वॉल्यूम ले लिए कि उस दिन कितने ट्रेड्स हुए थे, राइट। देन इफ आई जस्ट लाइक इम्प्लीमेंटेड ऑल ऑफ दिस, मैंने क्या करा, मैंने अब ये सब अप्लाई करने के बाद देखा कि मेरे पास 3554 यानी कि 3554
मेरे पास ऐसे पॉइंट्स आए जो मेरे नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज थे, जिनमें मेरे पास एक डेट की वैल्यू, क्लोज ऑफ प्राइस जो मेरा प्राइस क्लोज हुआ था उसकी वैल्यू, और वॉल्यूम्स आ गए कि उस दिन कितने ट्रेड्स हुए थे, राइट। मूविंग ऑन, मैंने एक बार बस इसको प्लॉट करा है, आप देख सकते हो कि दैट आई जस्ट डिड अ सिंपल प्लॉटिंग एंड आफ्टर आई प्लॉटेड दिस पर्टिकुलर डेटा इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। नाउ अगर आप इस प्लॉटिंग को ध्यान से देखोगे, माई गोल वुड हैव बिन, मान लो मैं अगर एक ट्रेडर होता और मेरे को पैसे कमाने होते, शायद जब प्राइस इस पॉइंट पर था जहां पर इस समय मेरा माउस है, अगर मैं यही प्रेडिक्ट कर दूं कि यहाँ से मार्केट में कुछ उल्टा होने वाला है, या मान लो यहाँ से प्राइस या तो गिरेगा या मान लो बढ़ जाएगा, तो ये जो आगे की चीजें हुई, जो आगे उस समय नहीं हुई होती, जो आगे की चीजें हुई है, वहां पर तो मुझे बहुत प्रॉफिट हो जाता ना। तो ये जो पॉइंट्स हुए जहां पे आप देख सकते हो कि इस पॉइंट के बाद एकदम से बहुत बड़ा चेंज आ गया, राइट। दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू बी माई एनोमलीज, इन्हीं एनोमलीज को मुझे ढूंढना है, यही तो मेरा काम है। तो मैंने क्या करा, एनोमलीज को ढूंढने के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, जो रोज के डेली रिटर्न्स को फ्लैग करेगा। मतलब ऐसा मान लेते हैं कि कल जो आपका प्राइस था वो $100 था, राइट, गिवन दैट यस्टरडे योर प्राइस वाज $100 एंड टुडे इफ इट इज $105, तो आपका रिटर्न कितना हुआ। I mean, इतना तो शायद आप कैलकुलेट कर ही लोगे, लेकिन स्टिल अगर आप नहीं कर सकते तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आप 105 माइनस 100 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 100, और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे नॉर्मल। मतलब स्टार्टिंग प्राइस माइनस फाइनल प्राइस मतलब फाइनल प्राइस माइनस स्टार्टिंग प्राइस डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग प्राइस, यही तो फॉर्मूला होता है। इफ़ यू कन्वर्ट दिस, आपका आंसर क्या आएगा, 5% आएगा। यही सेम चीज़ मैंने इसमें डिपिक्ट कर रखी है, राइट। एंड अगर आपका लॉस होता तो ये माइनस में हो जाएगा। सो गिवन दैट मैंने क्या करा, मैंने एक डेली रिटर्न्स का कॉलम बनाया जिसमें मैं परसेंटेज चेंज लेके चल रहा हूँ, और उसी कॉलम को मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जो कि डेली रिटर्न्स के हिसाब से यहाँ दिख रहा है, गिवन। नेक्स्ट मैंने क्या करा, मैंने डेली रिटर्न्स को प्लॉट करके देखा और मुझे इस तरीके से एक वेव दिखाई दी, और ये वेव क्या दिखा रही है मुझे कि कितना कितना चेंज मेरा डेली का हो रहा है। अब आप यहाँ पर देखना, जहाँ जहाँ पर भी मेरा चेंज बहुत बड़ा है ना, जहाँ पर भी ये जो मेरा लाइन की वैल्यू है जो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में डेविएट कर रही है, वही मेरे अनोमली वाले पॉइंट्स है, इन्हीं को मुझे फ्लैग करना है, राइट। नाउ टू फ्लैग देम व्हाट आई डिड वाज आई जस्ट क्रिएटेड अ मशीन लर्निंग मॉडल दैट वुड बी एबल टू क्लासिफाई दीज अनोमलीज। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन I used this daily returns as my feature called X, and I did create a model with isolation forest. Given, अब इस isolation forest के अंदर ये मैंने contamination parameter एक सेट किया है। What is this contamination parameter? याद करो, मैंने threshold की बात करी थी आपसे, right? And for this particular threshold मैंने क्या कर रखा है, मैंने इस threshold के अंदर अपनी वैल्यू 2% के आसपास रखी हुई है, कि मतलब 2% का एरर अगर होता है, एरर मतलब कि नॉर्मली जो भी मेरे डेटा पॉइंट्स होंगे, अगर उसमें मैं कंटैमिनेशन बहुत मिनिमम सा रखूंगा, तो बिल्कुल उतने पॉइंट्स फ्लैग होंगे जिनमें एग्जैक्टली उस रेट की बात हो रही है कि जिस पॉइंट के बाद मैं उसे अनॉमली बोल सकता हूँ। फॉल्स अलार्म्स नहीं आएंगे, मतलब ज़्यादा डेटा पॉइंट्स ज़्यादा एक्यूरेसी अचीव करने के चक्कर में नहीं जाऊँगा, सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेट वाले पकड़ने की कोशिश करूँगा। बाद में अगर दिक्कत होती है तो उसको एडजस्ट भी किया जा सकता है। एज ऑफ नाउ मैं इसको 2% लेके चल रहा हूँ, ठीक है। रैंडम स्टेट 42 का मतलब ये है कि जो शफलिंग ऑफ डेटा पॉइंट्स जब ये सीख रहा होगा, मान लो ये शफल से सीखता है, तो वही सेम शफल हर बार रिपीट हो, हर बार जब भी अपने आप को रिट्रेन कर रहा है, ताकि जो इसने लर्न किया है पैटर्न्स उसमें चेंज ना आ जाए। तो मैं एक रैंडम स्टेट की वैल्यू रखता हूँ, एंड बाय कन्वेंशन दिस वैल्यू इज सेट एज 42, बिकॉज उसके अलावा मैं आप कोई भी नंबर रख सकते हो, बट कन्वेंशन चली आ रही है कि दैट यू सेट इट एज 42, सो आई जस्ट सेट इट एज 42। नेक्स्ट मैंने क्या करा, मैंने स्टॉक प्राइस के एक प्रिडिक्शन नाम का कॉलम बनाया है जिसमें मैंने मॉडल डॉट फिट और प्रिडिक्ट कर दिया। डन। द मोमेंट आई फिट एंड प्रिडिक्ट दिस मॉडल, तो अब होगा क्या, मेरे पास जो भी एनोमलीज होंगी उनके लिए प्रिडिक्शन आ जाएगी -1, और जो भी मेरे नॉर्मल पॉइंट्स होंगे उनके लिए मेरे पास आ जाएगा 1, ठीक है। अब एनोमली कौन सी हुई, तो एनोमली वो होगी जहाँ पे प्रिडिक्शन की वैल्यू क्या होगी, -1। तो मैंने सारे इन पॉइंट्स को क्या कर लिया, अलग कर लिया। The moment I add all of these values, you will be able to see that there are 72 anomalies in this particular data range. Given? अब इस डेटा रेंज को अगर मैं प्लॉट करता हूँ जिसमें मुझे एनोमली को शोकेस करना है, सो यू आर गोइंग टू सी दैट इट इज एबल टू सक्सेसफुली, मतलब सक्सेसफुली इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज 2-3 एरर्स तो आप देख सकते हो, बट ऑब्वियसली यू कैन सी दैट सक्सेसफुली इट इज एबल टू क्लासिफाई दोज पर्टिकुलर रीजन्स जहाँ से मेरे स्टॉक में बहुत बड़ा चेंज आने वाला था या आ गया है। गिवन, and you can observe that from this particular dip it is able to classify that this dip was an anomaly, and after this particular dip you are able to see that there is a rise in the price.
सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो, गिवन दैट इट वाज एबल टू रिकॉग्नाइज दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ से प्राइस में काफ़ी अच्छा फॉल आया है, राइट। इस वाले पॉइंट को भी अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो इस पॉइंट से ऑफ कोर्स बहुत ही बड़ी रैली चल चुकी है, बहुत अच्छा हमारे पास चेंज आया है, एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू विल बी एबल टू सी कि यहाँ से भी हमारे पास एक साइड वेज चेंज आया जहाँ पर मेरी जो स्टॉक मार्केट थी वो डिप कर रही थी। सो इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर कोड लाइंस, हालांकि बहुत सिंपल कोड है, मैंने कोशिश की मैं आपको सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट समझा दूँ, राइट। चार्ट्स वगैरह में ज़्यादा नहीं जा रहा बिकॉज चार्ट बनाना समथिंग इज यू कैन ऑलरेडी डू। तो मशीन लर्निंग मॉडल की मैंने मेजरली यहाँ पर बात करी है, right, if you can focus on this particular part. So I was like trying to explain you what isolation forest is. Now the point is कि अभी तो चलो मैंने अनॉमली फाइंड आउट कर ली कि मैं यहाँ से इस तरीके से फाइंड आउट कर रहा हूँ कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, सॉरी स्टॉक प्राइस में कोई चेंज आएगा। क्या मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि क्या ये स्टॉक प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो उस टॉपिक के लिए भी आप सोच सकते हो, दैट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग। आप कमेंट्स में यू कैन लेट मी नो दैट इफ यू वांट टू सी अ मॉडल दैट वुड बी एबल टू डू दैट। But this wraps up your anomaly detection. Let me know in the comments that if you like this video, right? And stay tuned for more videos like this. I'll see you guys in the next one.